लेक्चर में हम एवोल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेआउट तैयार कर लिया था, तो उसी को हम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एवोल्यूशन है क्या। तो एवोल्यूशन जो वर्ड होता है बेटा, ये एक लैटिन वर्ड से इवॉल्व हुआ है, और वो लैटिन वर्ड क्या है? इवॉल्वियर। इवॉल्वियर का मतलब क्या होता है? टू अनफोल्ड एंड अनरोल। या तो हम किसी चीज को अनफोल्ड कर रहे हैं या अनरोल कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है? और टू रिवेल हिडन पोटेंशियलिटीज। हिडन पोटेंशियलिटीज। अब एक चीज सोच के देखो, ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। जैसे ये कोई हिस्ट्री है, ये बहुत पुरानी है, हम इसको क्या करते जा रहे हैं? फोल्ड करते जा रहे हैं। तो फोल्ड करते जा रहे हैं, दैट मीन्स वो हिस्ट्री में चला गया। इससे बाद वाला इससे ऊपर, इससे बाद वाला इससे ऊपर, ऐसे हम फोल्ड करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे ही आपकी हिस्ट्री जो है वो फोल्ड हो चुकी है, मतलब वो अब दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो पास्ट की बातें हो चुकी। तो हमें उन्हीं पास्ट की चीजों को क्या करना है? आगे निकाल के लाना है कि हमें ये समझना है कि पीछे क्या हुआ था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अनरोल करना पड़ेगा। तो अनरोल करना पड़ेगा, तो हम सीक्वेंस में पीछे जाते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताना है कि कौन किसका एंसेस्टर है और किसका डिसेंडेंट कौन है। हमें ये चीज समझनी है, ठीक है? तो ये चीज हमें देखनी है, तो यही चीज हमें बतानी है। तो इवॉल्वियर वर्ड का मतलब होता है टू अनफोल्ड और टू अनरोल। अनफोल्ड या अनरोल हमें किसको करना है? जो हिडन पोटेंशियलिटीज है, मतलब जो हमारी हिस्ट्री हिडन हो चुकी है। या फिर इसको हम सिंपल टर्म्स में कहें, इन सिंपल टर्म्स हम क्या कह सकते हैं? एवोल्यूशन मीन्स an orderly change from one form to another. दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, सबसे पहले कोई प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, अब इसमें कुछ चेंजेस हुए, और उन चेंजेस के बाद ये एक नए इंडिविजुअल में मॉडिफाई हो गया। फिर इसने कुछ चेंजेस किए, और कुछ जनरेशन्स के बाद ये फर्दर किस में मॉडिफाई हो गया? एक और ऑर्गेनिज्म में हो गया। तो एवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग क्या है? एक ऑर्डरली चेंज, मतलब एक सीक्वेंस में कि इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि किसका एंसेस्टर कौन है और किसके डिसेंडेंट कौन है। एंसेस्टर मीन्स आप पहले वाले के बारे में बात करें, डिसेंडेंट मीन्स मतलब इससे आगे वाली जनरेशन क्या आएगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो ऑर्डरली चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना, यही क्या कहलाता है बेटा? एवोल्यूशन कहलाता है। डार्विन ने 1859 में क्या कहा कि एवोल्यूशन क्या है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब तो अभी हमने पढ़ा ही था, डिसेंट मतलब आगे आने वाली जनरेशन्स, कि आगे जो जनरेशन्स आएंगी वो इसी प्रिमिटिव जनरेशन्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी? कुछ मॉडिफिकेशन करके डेवलप होंगी, ठीक है? तो एवोल्यूशन क्या है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि एवोल्यूशन तभी होगा जब मॉडिफिकेशन होंगी। तो मॉडिफिकेशन किसकी वजह से आती है? मॉडिफिकेशन आती है बेटा वेरिएशंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वेरिएशन। जो चेंज आ रहा है, जो मॉडिफिकेशन आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? वेरिएशन। तो आज का हमारा मेन मोटो रहेगा वेरिएशन को स्टडी करना। अलग अलग टाइप की वेरिएशन किस वजह से आ रही है, वेरिएशन होती क्या है, इसके टाइप्स क्या होती हैं, ये हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएशन के डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो वेरिएशन है क्या बेटा? कोई भी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या बिहेवियरल चेंज, कैसा भी चेंज हो सकता है। मे बी वो स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है,
मे बी फंक्शन में चेंज हो सकता है, या मे बी कोई बिहेवियरल चेंज हो सकता है फ्रॉम द नॉर्मल कैरेक्टर। नॉर्मल कैरेक्टर में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज हो, फंक्शनल चेंज हो या बिहेवियरल चेंज हो, जो किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप होता है, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। अब एवोल्यूशन में हम वेरिएशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज वेरिएशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। कि वेरिएशन क्या करती हैं? रॉ मटेरियल होती है किसका? एवोल्यूशन का। जब तक वेरिएशन नहीं आएंगी तब तक एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? वेरिएशंस की वजह से हो रहा है। तो वेरिएशन क्या है? रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का। वेरिएशंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी वेरिएशन? सोमैटोजेनिक वेरिएशन, या सोमैटोजेनिक वेरिएशंस को ही हम एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं, जिसको कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। लेकिन ये सोमैटोजेनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वेरिएशन सोमैटिक सेल्स में होती है। और दूसरी वेरिएशन होती है जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशंस को हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। तो सोमैटोजेनिक जो वेरिएशन है, दे अकर ओनली इन सोमैटिक सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सोमैटिक सेल्स मतलब नॉन जर्मिनल सेल, मतलब ऐसे सेल जिनका जर्म सेल से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? दूसरी होती है जर्मिनल वेरिएशन, इनको हम ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कह रहे थे। तो दीज अकर इन जर्मिनल सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एन इंडिविजुअल। अब स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का रीजन हिडन है। मतलब मेनली जो वेरिएशन आती है वो किसकी वजह से आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। वहां पर हमने पढ़ा था कि हालांकि लिटिल बिट चेंजेस जो आते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आ जाते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? एनवायरमेंटल। मेनली जो वेरिएशन आती है वो किसकी वजह से आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी वेरिएशंस होती हैं? जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं। तो इनका मेन रोल होता है किसके अंदर? एवोल्यूशन के अंदर। सोमैटोजेनिक वेरिएशंस को कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। जैसे अब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ईयर आफ्टर ईयर हमारी नॉलेज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारे बच्चे होंगे या बच्चे हैं वो क्या है? उनको दोबारा से स्टडी करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएशंस हुई, ये जो चेंजेस आए, ये सोमैटोजेनिक वेरिएशंस थे। और सोमैटोजेनिक वेरिएशन को कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। और ये वेरिएशन रिजल्ट होते हैं, किस वजह से आते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। किसकी वजह से आते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। और क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट करते हैं तो ये इनहेरिट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इनहेरिट नहीं होते हैं, नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, क्योंकि उस सेल का डीएनए जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि जो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं बेटा, दे अकर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमीट की फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे होते हैं, जब या तो रीशफलिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की, फादर और मदर के जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप होते हैं, या मियोसिस के दौरान या तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, या फिर बाद में जब जाइगोट बनता है तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। तो उस दौरान क्या है? कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई ना कोई एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मैटर का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो उसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन के दौरान जब गैमीट बनते हैं उस दौरान इनके अंदर कोई चेंज आता है। तो दीज आर डेवलप्ड आइदर ड्यू टू म्यूटेशन, ये या तो म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं, या फिर मियोसिस के दौरान पैकेटिन स्टेज आती है जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। तो या फिर ये किसकी वजह से हो सकते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ सीन। तो ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ सीन ये कौन से फेज में होता है? पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ये हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है।
तो या तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन की वजह से होता है या फिर म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो चेंज आते हैं ये चेंज इनहेरिटेबल होते हैं, इनहेरिट होते हैं, पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। सो दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये था बेटा डिफरेंस सोमैटोजेनिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस के अंदर। अब मैं टोटली एनसीईआरटी के ऊपर आती हूँ कि आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, टोटली एनसीईआरटी का पार्ट है। तो ये क्या कह रहे हैं, देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के दौरान इनबिल्ट टेंडेंसी होती है। इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन हैज built in variation, population has built in variation। इसका मतलब क्या है, हर पॉपुलेशन जो है ना अपने लाइफ टाइम में कुछ वेरिएशंस को बनाती है, कुछ वेरिएशंस उसमें होती हैं, ठीक है। और उसका कारण क्या है, उस पॉपुलेशन में वेरिएशन क्यों आई है, उसका रीजन क्या है। या तो रीजन हो सकता है एरर इन डीएनए कॉपीइंग, जब हम डीएनए की कॉपी बनाते हैं तो उस दौरान कोई एरर आ जाए। अब वो एरर क्यों आता है, मे बी वो म्यूटेशन की वजह से आ जाए। तो एरर इन डीएनए कॉपीइंग कह दे या म्यूटेशन कह दे, या फिर वो रिजल्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशन आएगी तो उसका कारण क्या होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकती है, या तो मियोसिस के दौरान कुछ हुआ होगा, या फिर जब रिकॉम्बिनेशन चल रहा था तो उस दौरान कोई मिस्टेक हुई या नए कॉम्बिनेशन बन गए। रिकॉम्बिनेशन में तो वैसे भी नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वेरिएशन आ जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, दो कारण है कि कोई भी पॉपुलेशन वेरिएशंस को बिल्ड क्यों करती है। या तो डीएनए कॉपीइंग में कोई एरर आ जाता है, दैट मीन्स म्यूटेशन हो जाती है, या फिर ये वेरिएशन रिजल्ट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब किस वजह से हो रही है, या तो मियोसिस की वजह से, और मियोसिस में मेनली किस वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्योंकि ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो रही है या म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, तो जनरली क्या होता है, दीज इनबिल्ट वेरिएशन खास करके किसकी वजह से, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन हुआ है तो जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गया। अब जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गया तो ये क्या होंगी, इनहेरिट होंगी किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में, इनहेरिट टू नेक्स्ट जनरेशन। और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट क्यों होंगी बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, सो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो भी वेरिएशंस आ रही हैं उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो कॉपीइंग मैकेनिज्म में कोई एरर आया, एरर आया मतलब म्यूटेशन होगी, या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई सिचुएशन आई हो, उसके दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आती है, तो या तो मियोसिस में या मियोसिस के पर्टिकुलरली रिकॉम्बिनेशन फेज में क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, ये तो हमने जर्नल पढ़ लिया कि वेरिएशन ऐसी होती है, वेरिएशन की डेफिनेशन ये है, और हर पॉपुलेशन वेरिएशन को बिल्ड करती है, और उसका रीजन क्या होता है ये रीजन हमने बता दिए। नाउ लेट अस लुक एट सम consequences ऑफ दिस टेंडेंसी टू इनहेरिट इनबिल्ट वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब हमें देखना है
हमने ये तो देख लिया कि हर पॉपुलेशन वेरिएशन को बिल्ट करती है और उन वेरिएशंस को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी करती है, लेकिन इन वेरिएशंस का नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, क्या इफेक्ट आएंगे, क्या रिजल्ट आएगा, वो हमें देखना है कि अगर बिल्ट इन वेरिएशन इनहेरिट होती है तो क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं, एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन हम कर रहे हैं। वो क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप ऑफ 12 रेड बिटल्स है। 3 सिचुएशंस आपको मैं बताऊंगी, उन सिचुएशंस में हमें देखना है कि इन बिल्ट इन वेरिएशंस का इफेक्ट क्या आता है, पॉपुलेशन पे क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास, कंसीडर कर लिया कि हमारे पास 12 रेड बिटल्स हैं और ये 12 रेड बिटल जो है ये ग्रीन लीव्स वाली जो झाड़ियां हैं उनके अंदर रहती हैं। दे लिव इन some bushes with green leaves। ऐसी झाड़ियों में रहती हैं जिनमें क्या है, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स इनके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो इनके लिए फूड सोर्स का काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो रेड बिटल्स के जो ग्रुप है ये क्या करता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी तो वेरिएशंस भी आएंगी, दे कैन जनरेट वेरिएशंस। अब हमें ये मान के चलना है, इनके लिए कंपटीशन हमें तैयार करना है। ठीक है, सिचुएशन हमें तैयार करनी है। तो लेट अस इमेजिन दैट crows eat these beetles। हमने ये मान लिया कि इन बिटल्स को कौन कंज्यूम कर सकता है, क्रॉस कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्रो जो है वो इन बिटल्स को कंज्यूम करेगा उतनी ही बिटल्स की पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब जितना ज्यादा क्रो का नंबर होगा उतना ही बिटल्स क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब जो बिटल्स रिप्रोडक्शन कर सकती हैं उनकी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि उनको तो कौन कंज्यूम करता जा रहा है, क्रो कंज्यूम करता जा रहा है। तो ये हमने एक सिचुएशन बना के रख ली। अब हमें इनके केस में एवोल्यूशन बताना है। उसके लिए हम 3 सिचुएशंस में आपको बताऊंगी कि कैसी वेरिएशन आ रही है। रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ रही है, सोमैटिक है, जर्मिनल है, इनहेरिट होती है कि नहीं होती। इनहेरिट होती है तो उनका रीजन क्या है, नेचर ने क्यों सेलेक्ट किया, एवोल्यूशन क्यों हुआ, तो वो सब हमें स्टडी करना है। तो इसके लिए हमने ये एक सिचुएशन तैयार की। अब इसमें सबसे मेन चीज पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर एवोल्यूशन होता है तो उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम इन सिचुएशंस में बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा रीजन आता है। तो एवोल्यूशन जो है वो बेसिकली कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है। या तो नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, मतलब नेचर किसी फेवरेबल चीज को सेलेक्ट करे, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है। ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी एवोल्यूशन हो सकता है, या फिर बेटा रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है, या रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर जीन माइग्रेशन, या फिर बेटा म्यूटेशन। ये तो है 5 मेजर रीजन। और एक और होता है जो स्पीशिएशन कराता है, छठा रीजन, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये 6 रीजन है जिनकी वजह से एवोल्यूशन हो सकता है। अब यहां पर हम 3 सिचुएशन तैयार करेंगे और उन सिचुएशंस में फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एवोल्यूशन हो रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, तो लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन डेवलप एट इन दिस बिटल पॉपुलेशन। तो 3 डिफरेंट सिचुएशन हम मान के चलेंगे। सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड एंड सिचुएशन थर्ड।
अब मैं इससे रिलेटेड आपको डायग्राम दिखा रही हूं, ध्यान से देखना। ये है सिचुएशन फर्स्ट, यहां पे है सिचुएशन सेकंड और यहां है सिचुएशन थर्ड। ध्यान से देखना, डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना। एक्चुअल में हुआ क्या, ये हमने 12 बीटल की पॉपुलेशन ले ली, इसको हम स्टडी करें। अब 12 बीटल की पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो है नहीं, छोटी सी पॉपुलेशन है, तो एक छोटी पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो सिचुएशन फर्स्ट में क्या हुआ भाई, ये इंडिविजुअल वेरिएशन डेवलप करें, तो बाई चांस इन्होंने वेरिएशन डेवलप की और वेरिएशन से एक बीटल ग्रीन कलर की डेवलप होगी। नॉर्मली तो सारी बीटल कैसी थी, रेड कलर की, लेकिन वेरिएशन हुई और वेरिएशन की वजह से एक बीटल कैसी आ गई, ग्रीन कलर की आ गई। फिर एक बीटल ग्रीन कलर की आ गई, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, धीरे धीरे इस पॉपुलेशन में ग्रीन बीटल का नंबर बढ़ता जा रहा है और रेड बीटल का नंबर कम होता जा रहा है। और फाइनली आप क्या देखोगे कि पूरी की पूरी बीटल पॉपुलेशन कैसी हो गई है, ग्रीन कलर की। रेड कलर की बीटल पॉपुलेशन अब आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब एवोल्यूशन हुआ, रेड बीटल से ग्रीन बीटल डेवलप होगी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि हुआ क्या, क्योंकि ये सभी बीटल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे बुशेस में जिनके ग्रीन लीव्स हैं। दैट मीन्स बैकग्राउंड यहाँ पे कैसा है, बैकग्राउंड है बेटा हमारे पास ग्रीन कलर का। बैकग्राउंड कैसे है, बैकग्राउंड है हमारे पास ग्रीन कलर का। अब ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन बीटल्स को देख पाना इजी नहीं है, मतलब ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन बीटल अपने आप को बैकग्राउंड में हाइड कर लेती है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं कमोफ्लेज। क्या कहते हैं, कमोफ्लेज। अब इससे क्या होगा, हमें पता है, हमने सिचुएशन बताई कि जो क्रो है वो बीटल्स को कंज्यूम करेगा। अब रेड बीटल तो क्रो को इजीली दिखाई दे रही है, तो क्रो ज्यादा किसको कंज्यूम करेगा, रेड बीटल को कंज्यूम करेगा। तो रेड बीटल की ऐसी पॉपुलेशन कम होती जा रही है जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब रेड बीटल का नंबर कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे उनका प्रोजेनी का नंबर भी क्या होता जाएगा, कम। और इस प्रेजेंट सिचुएशन में ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन बीटल ने अपने आप को हाइड कर लिया, तो ग्रीन बीटल क्रो को दिखाई नहीं दे रही। तो नेचुरल कंडीशंस में किसको बेनिफिट मिला, ग्रीन कंडीशन, ग्रीन बीटल को। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कौन कर रहा है, क्रो कर रहा है। नेचर सेलेक्ट किसको कर रहा है, ग्रीन बीटल को कर रहा है। और वो नेचर कौन है, नेचर क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा क्रो की। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन करा रहा कौन है, क्रो करवा रहा है बेटा, और वो किसको सिलेक्ट कर रहा है, ग्रीन बीटल को। अब ग्रीन बीटल क्योंकि क्रो को दिखाई नहीं दे रही, तो वो इजीली अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यू रखती है, तो उनका नंबर बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रेडेटर उनको कंज्यूम नहीं कर रहा है, जबकि रेड बीटल को प्रेडेटर कंज्यूम करता जाता है। तो इससे क्या हुआ, ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और रेड बीटल की पॉपुलेशन कम होती जाएगी। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या है एवोल्यूशन का, यहाँ पे है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो फोर्स है जो किसी स्पीसीज को सेलेक्ट करा रहा है, वो फोर्स कोई एडवांटेजियस वेरिएशन है। एडवांटेजियस कैसे, ग्रीन बैकग्राउंड में ग्रीन बीटल्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एडवांटेजियस फीचर है उसके लिए। जबकि सेकंड सिचुएशन में अगर हम बात करें, तो सेकंड सिचुएशन में देखो, यहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन डेवलप हुई, ठीक है, लेकिन वेरिएशन कैसी आई, ब्लू कलर की बिटल्स आई। कैसे कलर की बिटल आई, ब्लू कलर की बिटल। अब यहाँ पे भी बैकग्राउंड कैसा है बेटा, हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है। अब ग्रीन बैकग्राउंड में क्रो को जितनी रेड बिटल्स विजिबल है उतनी ही ब्लू बिटल भी विजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं मिली, ब्लू बिटल को कोई एडवांटेज नहीं मिली। इनिशियली ब्लू बिटल की पॉपुलेशन कम थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, देखो इनिशियली आप देख रहे हो तो रेड बिटल की पॉपुलेशन ज्यादा है और ब्लू बिटल की पॉपुलेशन क्या है, कम है। लेकिन अचानक से क्या हुआ बेटा, इन झाड़ियों में किसी एलिफेंट ने विजिट किया और उस एलिफेंट ने अपना स्टेप, अपना पैर इन झाड़ियों पे रख दिया।
और उसकी वजह से बाई चांस सिर्फ और सिर्फ कैसी बीटल बची, ब्लू बीटल बची। रेड सारी की सारी वैनिश आउट हो गई। अब रेड बची ही नहीं, सिर्फ ब्लू बची, तो ब्लू रिप्रोडक्शन करेंगी और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा देंगी। तो यहाँ पे भी एवोल्यूशन हुआ, रेड बीटल से आपकी ब्लू बीटल डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पे ब्लू बीटल के पास कोई एडवांटेज नहीं थी कि नेचर उसको सेलेक्ट करे। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे फैक्टर क्या है, यहाँ पे फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, किसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रहा है, उसके पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लेकिन विदाउट एनी कोज, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, विदाउट एनी एडवांटेजियस वेरिएशन, तो वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और थर्ड सिचुएशन में क्या था, ये हमारे पास रेड बीटल है। अब क्रो आसानी से रेड बीटल को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस क्या हुआ, इन बुशेस के ऊपर डिजीज का अटैक हो गया। अब डिजीज का अटैक हो गया तो इसका लीफ मटेरियल रिड्यूस हो गया। अब बीटल को खाने के लिए क्या चाहिए, लीफ मटेरियल चाहिए। अब वही कम हो गया तो बीटल का साइज भी धीरे धीरे कम होता गया। अब ये बीटल जब रिप्रोडक्शन करेंगी तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी आएंगी वो भी आपको कैसे देखने को मिलेंगी, स्मॉल साइज की। लेकिन उसका कारण इनहेरिटेबल वेरिएशन नहीं है, उसका कारण क्या है कि इनको न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ जनरेशन्स के बाद जब वो प्लांट डिजीज रिकवर हो गया, अब प्लांट में वो डिजीज एलिमिनेट हो गया, अब प्लांट फिर से नॉर्मल हो गए और उनका लीफ मटेरियल भी नॉर्मल हो गया, तो हम क्या देखेंगे कि वही स्मॉल साइज की बीटल फिर से वापस से अपने साइज में वापस आ गई है, उन्होंने अपना फिर से साइज रिगेन कर लिया है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जैसे एवोल्यूशन हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे जो साइज में चेंज आया था उसका कारण क्या था, नरिशमेंट सफिशिएंट अमाउंट में ना अवेलेबल होना। तो वो जेनेटिक चेंज नहीं था, वो सोमैटिक वेरिएशन थी। कैसे थी सोमैटिक वेरिएशन, क्योंकि अगर वो जर्म सेल्स में वेरिएशन होती तो दोबारा से लीव्स नॉर्मल होने के बाद भी इन बेटल्स का साइज चेंज नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो सोमैटिक वेरिएशंस थी तो जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, दोबारा से हेल्दी न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हुआ, तो इन्होंने अपने साइज को, इनकी आने वाली जनरेशन्स ने अपने साइज को क्या कर लिया, रिगेन कर लिया। ठीक है, तो ये तो था डायग्रामेटिक व्यू, इसका हम आगे थ्योरेटिकल व्यू भी करेंगे।